अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का, खुशी का, उल्लास का और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का। लेकिन यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए अन्याय के एक निकृष्टतम अध्याय के रूप में बदल गया। इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। फायर के आदेश के साथ शुरू हुए इस दिन ने न केवल भारत बल्कि मानवता के इतिहास को ही सदा के लिए बदल दिया। इसने अंग्रेजी उपनिवेशीवादी सत्ता के माथे पर खून का ऐसा दाग लगाया कि इसके दाग आज तक नहीं धुल पाए। यूं तो विश्व ने उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण का एक नहीं कई निकृष्ट रूप देखा है, लेकिन यह रूप इतना विकराल, इतना निकृष्ट था कि पंजाब की धरती में दबी, वहां की नदियों में डूबी सैकड़ों लोगों की अस्थियां, राख आज भी चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तो वहां के जलियांवाला बाग के दीवारों में धसी सैकड़ों गोलियां उस दिन की निर्ममतम कहानी आज भी बयां कर रही हैं। लेकिन 13 अप्रैल इस कहानी की शुरुआत नहीं थी। अंग्रेजी सत्ता के दंभ में डूबे जनरल डायर के लिए यह दिन उस पटकथा के अंत का दिन था, जिसकी शुरुआत हुई थी एक माह पूर्व 8 मार्च को, जिस दिन रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। सर सिडनी रॉलेट की सेडिशन समिति ने रॉलेट एक्ट के नाम से एक ऐसा कानून बनाया था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए नजरबंद या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। यानी यह ऐसा कानून था जहां भारतीयों के पास न अपील का, न दलील का और न ही वकील करने का ही अधिकार था। ऐसे में इस काले कानून के खिलाफ तो लोगों को एकजुट होना ही था और इसी का असर रहा कि 8 अप्रैल को गांधी जी के नेतृत्व में सारा देश ब्रिटिश सत्ता के इस कानून के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इस विरोध की सबसे तेज आग लगी पंजाब में और इस दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एकता की ऐसी बानगी देखने को मिली कि अंग्रेजी सत्ता के होश खो गए। लेकिन पंजाब में विरोध का यह दावानल तब और दहक उठा जब 10 अप्रैल को अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पंजाब में जगह जगह छिटपुट हिंसक वारदातें होने लगी। इसे देखते हुए सर माइकल ओ डायर ने 11 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में मार्शल शासन लागू कर दिया, लेकिन इस आदेश को अमृतसर तक पहुँचते पहुँचते समय लग गया। आदेश वहाँ 14 अप्रैल को पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके पहले की शाम 13 अप्रैल को कर्नल डायर के सैनिकों ने 4 से अधिक लोगों की सभा के खिलाफ चेतावनी देने के लिए शहर में मार्च किया, लेकिन यह घोषणा भी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाई और शाम 4 बजे तक हजारों की संख्या में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक के लिए एकत्र हो गए। यह बैठक एकदम शांतिपूर्ण और भीड़ निहत्थी थी, लेकिन डायर के सर पर तो जैसे खून सवार था। 1920 की हंटर कमीशन के अनुसार वह 25 गोरखा और 25 बलूचियों सैनिकों के साथ जो राइफल से लैस थे तथा इसके साथ ही 40 गोरखा सैनिक जिनके पास केवल खुखरी और 2 बख्तर बंद गाड़ियां भी थीं के साथ बाग में दाखिल हुआ और हथियार बंद सैनिकों के साथ मार्ग को बंद कर दिया। उसने इस सभा को सरकारी आदेशों का उल्लंघन मानते हुए निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बरसात करवा दी। इस निहत्थी भीड़ में बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी थे, पर फिर भी उसे दया नहीं आई। फायर के आदेश के साथ सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। यह गोलियों की आवाज तभी थमी जब तक सारी गोली खत्म नहीं हो गई। अनुमान के अनुसार इस दौरान कुल 1650 राउंड फायरिंग हुई, यानी प्रति सैनिक 33 राउंड। उस वक्त बाग में करीब 10 से 12 हजार की भीड़ जमा थी। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसंहार में कुल 379 लोगों की जानें गई, लेकिन तत्कालीन भारतीय मीडिया या प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौत का आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था। कई बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान सबको एक ही बार में मौत के आगोश में सुला दिया गया। लेकिन इतने क्रूरतम हादसे के बावजूद न ब्रिटिश सरकार झुकी, न ही डायर को सजा मिली। नरसंहार के बाद मामले की लीपापोती के लिए हंटर कमीशन का गठन जरूर किया गया। इस कमीशन में अपनी तरफ से दलील देते हुए डायर ने कहा था, उन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने ऐसा किया, इसका मतलब वे मुझसे लड़ने आए थे, मैं उन्हें सबक देने जा रहा था। सैन्य दृष्टिकोण से मेरा विचार व्यापक प्रभाव डालने का था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझ पर और मेरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर देते। इस कमीशन के सामने उसने स्वयं माना कि उसने भीड़ को तितर बितर होने की कोई चेतावनी दिए बिना सैनिकों को गोलीबारी करने का आदेश दिया और गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक जारी रही, जबकि भीड़ में कोई भी हथियार लेकर नहीं आया था। भारतीय नेताओं ने हत्या के जवाब में अपना गुस्सा व्यक्त किया और विरोध प्रदर्शन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि छोड़ दी तो गांधी ने अपने पदक लौटा दिए। कांग्रेस द्वारा भी जांच आयोग का गठन किया गया। सबने डायर के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आह्वान किया।
लेकिन हंटर कमीशन द्वारा डायर और ओ डायर दोनों पर अत्यधिक बल उपयोग के लिए केवल फटकार लगाई गई, लेकिन सजा नहीं दी गई। डायर को 6 महीने की छुट्टी दी गई। वह इंग्लैंड लौट गया। वहां उसके लिए एक फंड भी बनाया गया, जिसमें उस दौरान लगभग 26,000 पाउंड की राशि जमा हुई। इस घटना ने भारतीयों को अंग्रेजी चेहरे के असली रूप से रूबरू करा दिया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अब आंदोलन और तीव्र हो गया और कुछ ही समय बाद एक बार फिर असहयोग आंदोलन के रूप में देशव्यापी आंदोलन की नींव पड़ गई और मात्र 27 वर्षों बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज तक इस कहानी के नायकों को उनका इंसाफ नहीं मिला, न ही उस बाग को उसकी पहचान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में ठीक ही लिखा था, यहाँ कोकिला नहीं काग शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक फूल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है।